What's up everyone, here I'm back again on my YouTube channel to present you about information relating to physical education. आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 दैट इज फिजिकल एजुकेशन की डिटेल्स लेकर के आया हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिकल एजुकेशन। Okay, let's begin about something important relating to the meaning of it first. अभी हम लोग कुछ टाइम पहले तक के फिजिकल एजुकेशन के बारे में सीखा है और हमने शायद कुछ बातें उसमें बातों में बताई भी हूँ, तो उनको रिकॉल कर लें। सबसे पहले भाई फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ पार्ट ऑफ अटेनिंग अ नॉलेज रिलेटिंग टू द होल सोल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल एजुकेशन। देखो, जब भी वर्ड एजुकेशन आएगा तो एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज। अब बात हो रही है फिजिकल वर्ड की, तो फिजिकल की अगर हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है दैट इज रिलेट्स टू योर बॉडी स्पेसिफिकली। अब बॉडी में बहुत सारी चीजें आती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। हम जब फिजिकल एजुकेशन को समझते हैं तो इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। कई राइटर्स ने इसकी कई सारी अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन अगर आप मेन कंक्लूजन निकालेंगे तो ये निकलेगा when there is a wholesome development of the individual। wholesome development की बात आती है तो आता है फिजिकल भी हो, इमोशनल भी हो, सोशल भी हो, कल्चरल भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, न्यूरोमस्कुलर हो, मोटर एक्टिविटीज हो। तो ये सारी चीजें बेटा क्या कहलाती हैं? wholesome development of an individual। तो उन्हीं से रिलेटेड अब हम फिजिकल एजुकेशन की जनरल सी मीनिंग समझते हैं दैट इट इज एन इंडीड कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉड बेस्ड। ये कभी भी नैरो टर्म नहीं है। लोगों का बहुत मिसकंसेप्शन होता है, बहुत मिथ होता है पेरेंट्स का कि अरे भाई ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, ये तो सिर्फ प्ले है, या ये तो सिर्फ रिक्रिएशनल पर्पस के लिए। नो, इट इज़ अ ब्रॉड बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो कभी भी आप फिजिकल एजुकेशन किसी को बता रहे हो तो सबसे पहले तो उसे बताइएगा कि भाई ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसके स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, फिजिकल एजुकेशन वॉज यूज इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एंड मैनी मोर। बहुत सी चीज़ें हैं फिजिकल एक्टिविटीज के अलावा भी, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इट इज रिलेट्स टू द स्कूल सब्जेक्ट नाउ डेज, क्योंकि आप 9th 10th 11th 12th में एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे हो। एकेडमिक डिसिप्लिन फोकस्ड ऑन डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस। क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं? फिजिकल फिटनेस बढ़ता है, मोटर स्किल्स बढ़ती हैं, नॉलेज। अब जैसे कि मैंने बात करी थी एजुकेशन, तो एजुकेशन रिलेट्स टू व्हाट? इट इज नॉलेज। फिटनेस कैसे मेंटेन करना है, उसकी नॉलेज। स्किल्स कैसे बढ़ानी है, उसकी नॉलेज। फिजिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं और उसे कैसे परफॉर्म करना है, उसकी भी नॉलेज है। एंड ओवरऑल वेलनेस। ओवरऑल मतलब क्या हो गया? होलसम डेवलपमेंट। तो हम जब ओवरऑल वेलनेस की बात करते हैं तो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब फिजिकल एजुकेशन बेसिकली अगर हम कुछ राइटर्स के जरिए पढ़ते हैं तो कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग क्या होती है ये समझें। There are various physicists, there are various psychologists, there are various pneumatists who has given these sort of definitions according to the bodies, according to the physical education, according to the meaning of it। जनरल मीनिंग सबने निकाली है, लेकिन उसका कुछ थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो राइटर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाता है। देखो कैसिडी के अकॉर्डिंग क्या है? Cassidy says that it is a sum of changes in the individual caused by experiences centering motor activity। तो caused by experiences का मतलब क्या हुआ? When there is a wholesome development, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी growth and development होगी, and because of that you are able to learn motor activities in an advanced way। This is given by Cassidy। R.J.B. Nash, what he has given that the face of whole field of education। देखो यहाँ पे भी वो वर्ड आया, क्या लिखा है? that is whole field of education। क्या काम करता है ये? हमारी बिग मसल्स की एक्टिविटीज के बारे में सिखाता है, बताता है, और उससे रिलेटेड उसके रेस्पॉन्सेज जो होते हैं that is relates to nerves और इसके कुछ फायदे। तो ये हमारे लिए भी फिजिकल एजुकेशन की एक मीनिंग बता रहे हैं। According to Advisory Board of Physical Education and Recreation, what they have given
that through this the physical activities for the development of the total personality, तो देखो वर्ड क्या हाईलाइट हो रहा है, ओवरऑल पर्सनालिटी। अब हम जब होल सोल डेवलपमेंट बात करते हैं ना, तो बेटा हमारे अंदर क्या चीजें डेवलप होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटीज। अच्छी क्वालिटीज किसके अंदर आएंगी, टोटल पर्सनालिटी। वो क्या है कि हम भाई सोशली अच्छे होने चाहिए, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, हमारा आउटर बॉडी अपीयरेंस प्लस इनर बॉडी इन सोल वो भी अच्छा होना चाहिए। तो फिजिकल मेंटल सारे पार्ट जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक कि हमारा टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। This is why it is also given by Advisory Board of Physical Education for the whole development of the body. तो यहाँ क्या आ गया, perfection in body, perfection in mind and perfection in spirit. That is why it is called as spiritual development, cultural development, mental development. तो ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने कई सारी डेफिनेशंस बताई हैं। तो आप अपने एग्जामिनेशन में इनमें से किसी भी राइटर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं विद द जनरल मीनिंग, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स कई सारे राइटर्स, मैंने पहले भी बताया, कई सारी थिंकिंग, मल्टीपल पीपल, मल्टीपल थिंकिंग, बट उनका कंक्लूजन सेम निकलेगा। तो अभी हम लोग एज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज बात करते हैं कि हो सकता है भाई एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताओ एच क्लार्क के अकॉर्डिंग क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल फिटनेस या फिजिकल एजुकेशन की। तो इट इज टू मेंटेन द फिजिकल फिटनेस, टू मेंटेन सोशल वैल्यूज, सामाजिकरण, टू मेंटेन द कल्चर, मतलब ट्रेडिशन, बिलीव्स, नॉलेज जो हमको हमारे एंसेस्टर से मिल रही है वही हम फॉलो अप कर रहे हैं और उसी पार्ट को हम आगे भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एच क्लार्क ने कुछ ये 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए। ठीक इसी तरीके से बुक वॉल्टर की अगर बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, एथिकल कैरेक्टर, एथिकल इज ऑल्सो रिलेट्स टू सोशल, लगभग सिमिलर है। वर्दी यूज ऑफ लीजर टाइम मीन्स आप अपने वेस्ट टाइम को, वेस्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपके लिए बेकार है, वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जहां आपके पास कोई काम करने के लिए नहीं है तो आप उस खाली समय को यूटिलाइज करें, और यूटिलाइज करें तो कोशिश करें कि भाई अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, अपनी पर्सनालिटी कैसे बनानी है, अपना अपीयरेंस कैसे अच्छा करना है, अपनी वर्बल स्पीच कैसे अच्छी करनी है, अपना कॉन्टैक्ट लोगों से कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हमारे लिए किसमें आएंगी, वर्दी यूज ऑफ लीजर टाइम। देन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ से जुड़ी हमें क्या डाइट कंज्यूम करनी है, किस तरह के सराउंडिंग्स में रहना है, कितने टेम्परेचर में हमें अपने आप को मेंटेन रखना है, आइस का कब यूजेज करना है, हॉट थिंग्स का कब यूजेज करना है जिससे हमारी हेल्थ अच्छी और मेंटेन रहे। तो दिस इज गिवन बाय बुक वॉल्टर। कुछ ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ और फिजिसिस्ट भी हैं, कुछ और साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हेथरिंगटन के बारे में बताया है। हेथरिंगटन ने बताया है a few objectives as immediate objectives, remote objectives, social objectives and developmental objectives। डेवलपमेंटल तो भाई कई सारे हो गए, इसमें सोशल भी इंक्लूड हो सकता है, इमोशनल भी होगा, स्पिरिचुअल भी होगा, कल्चरल भी होगा, राइट। ये सारी चीजें हमारे डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आए। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब रिलेट टू द मेंटल पार्ट, कि आप अपने वर्किंग एफिशिएंसी से अपने माइंड को कितना अच्छा प्रेजेंस रख सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज क्विक डिसीजन मेकिंग, alertness of mind, sharpness of mind is relates to what immediate objectives. This all development is given by Hetherington. Next one is according to Leslie, that is organic aspects of development, हमारे organ से related है। न्यूरोमस्कुलर एस्पेक्ट नर्व्स और मसल से मिला करके है कि कितना आपका रिएक्शन टाइम अच्छा है। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स इज आल्सो रिलेटेड टू योर माइंड। इमोशनल एस्पेक्ट्स इज रिलेटेड टू योर फीलिंग्स। तो कुछ हमारी फीलिंग्स की बात करी गई, कुछ हमारे लिए माइंड की बात करी गई, कुछ हमारे लिए नर्व्स और मसल्स की बात करी गई, और कुछ हमारे ऑर्गन्स की बात करी गई, जो भी हमारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उन्हें कैसे मेंटेन करना है। तो हर जगह पर आप ऑब्जेक्टिव्स किससे देख रहे हो, दैट इज रिलेट्स टू योर बॉडी, योर इन सोल, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर मेंटल क्वालिटीज, राइट। तो ये सारे टोटल हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या निकाला गया, इन सारे राइटर से लेकर के कुछ हमने मेन ऑब्जेक्टिव्स कंक्लूड कर लिए, वो क्या है आइए समझते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे पहला है, इसको बेटा भूलना नहीं है, बहुत इजी सा होता है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव और कॉमन है, एग्जामिनेशन में ये कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा। फिजिकल का मतलब होता है दैट इज रिलेट्स टू आवर बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी भाई बढ़ेंगे, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी बढ़ेंगे। हम इतने से 6 जब पैदा हुए और अब इतने बड़े हो गए, तो हमारे में क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब हम फिजिकल की बात करते हैं तो दैट रिलेट्स टू सच सिस्टम्स एज सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, योर बॉडी चेंजेस, योर ब्रेन फंक्शनिंग चेंजेस, नर्वस सिस्टम आल्सो गेट्स चेंजेस, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इन सब में बदलाव आता है, राइट। ये सब कैसे आते हैं, हाइट में हमारा बदलाव हो रहा है, वेट में चेंजेस हो रहा है, मसल क्वालिटी, मसल स्ट्रेंथ बदल रही है, इसके साथ साथ बोन की ग्रोथ हो रही है, प्लस बोन डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। एक समय आता है कि हमारी जो बोन डेंसिटी होती है वो बहुत पीक पर जाती है, फिर एज बढ़ने के साथ साथ हमारे ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करते हुए हमारी डेंसिटीज क्या हो जाती हैं, कम, यानी कि मसल क्वालिटी भी गिर जाएगी और बोन डेंसिटी भी वीक हो जाएगी। तो ये हमारी एक तरीके का फिजिकल डेवलपमेंटल पार्ट में आएगा, दैट इज अ पोर्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये हमें सिखाता है। अब इसमें अगर हम कुछ स्पेसिफिक बात करें तो ये किस तरह के होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, एक होता है ग्रॉस मोटर, एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर का मतलब हुआ जो जनरली सब कर सकते हैं। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको सिर्फ क्रॉल करना आता है, रोना आता है, ठीक है, इधर उधर टर्न अप करना आता है, करवट लेना आता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। उसे भी स्पून फीडिंग करनी पड़ती है। जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करता है वैसे वैसे उसकी कुछ मोटर एक्टिविटीज चेंजेस होती हैं, क्रॉलिंग, वॉकिंग, सपोर्ट लेकर के वॉक करते हैं कभी कभी, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी एक्टिविटीज भी बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स दैट इज द परफेक्शन, स्पेसिफिकेशन। क्या है, जैसे मैं ये पेन पकड़ा हूँ तो होल्डिंग अ पेंसिल, होल्डिंग अ पेन, बच्चे को सिखाया जाता है कि भाई इस पेन को पकड़ो, इसको इस तरह से ग्रिपिंग करो, है ना, पेरेंट्स सिखाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फाइन मोटर स्किल्स वेयर द स्किल्स आर डेवलप्ड फॉर अ परफेक्शन। बटनिंग अ शर्ट, कैसे बटन लगाना है, कैसे कैप उठा के पहननी है, राइट, कैसे आपको गेयर अप करना है, कैसे आपको शूलेसेस बांधने हैं, ये सारी चीजें सब किसके अंदर आते हैं, ऑल दिस इज एन फाइन मोटर स्किल्स। क्लियर है, ये हो गया भाई आपका फिजिकल डेवलपमेंट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आ रहा होगा। कुछ पार्ट, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आई एम देयर विद यू। तो आप बस एक छोटा सा कमेंट कर दो कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं उस स्पेसिफिक पार्ट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए भाई साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल ऑल्सो सेज एज मेंटल डेवलपमेंट। चले, साइको मतलब दिमाग से। कई लोग कहते हैं भाई ये तो साइको है। साइको का मतलब क्या है, साइको मतलब इज रिलेट्स टू योर माइंड। तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट refers to the changes and growth in the person's emotion, personality, thinking and problem solving। ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब हमारे दिमाग से रिलेटेड है। हमारी सेहत बढ़ेगी, सेहत के साथ साथ हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जब एक्सपीरियंस बढ़ा तो हमने लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखा, कोशिश करी रखने की, नहीं रख पाए वो बात अलग है, लेकिन रखने की कोशिश करी। मेंटल हेल्थ यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन से दूर रहने की कोशिश करी। और ये जो चाइल्डहुड एज होती है, एडोलेसेंस एज होती है, यहाँ मोस्टली बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर जिम्मेदारियों से परे होते हैं, दूर होते हैं, उनको कुछ नहीं मेहनत करनी ज़्यादा, उनके पेरेंट्स उन्हें खिला रहे पिला रहे और अच्छे से रख रहे हैं और उनको सिर्फ पढ़ाई लिखाई और खेल कूद के लिए पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। और ये सिखाया जाएगा इन स्कूल, इन इंस्टीट्यूशन, इन colleges, somewhere in institutions like coachings and other things, there they can learn that how to behave with the people, how to make a social interaction with the people, what type of attitude and nature they must opt so that they can live a healthy lifestyle in the society। तो ये क्या हो गया भाई, समाज से रिलेट हो गया, सॉरी माइंड से रिलेट हो गया, और बिहेवियर की बात हो गई तो सोसाइटी से रिलेट हो गया। अब इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें ध्यान रखनी है, that it helps in deep calculation। कि हमारा जो ये दिमाग है ये अच्छी तरीके से फिजिकल वर्क के साथ क्या होता रहे, यूज होता रहे। हमको कोई काम करना है, सपोज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं,
तो उन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ये अपना माइंड प्रिपेयर करना है दैट हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म। जो कुछ आपने सीखा वही आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। थोड़ा सा एडवांस लेवल करने की कोशिश करोगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा कि सामने वाले की वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, या सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, हम उसके बेसिस पर काम करें। दिस इज कॉल्ड एज डीप कैलकुलेशन। देन अलर्टनेस ऑफ माइंड। अलर्टनेस ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका शार्प होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। हमारी सिचुएशन क्या कह रही है उसके बेसिस पर हमें डिसीजन लेना आना चाहिए। इसी से ही अगर हम बात करें तो कहते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग ये पावर भी हमारी किससे रिलेट होती है? इट्स रिलेट्स टू साइकोलॉजिकल, मीन्स हमारे लिए मेंटल की बात कही। जैसे कि आप बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स देखते हैं, टूर्नामेंट्स हैं, मैचेस हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है। तो अब ये सिचुएशन आ गई, सपोज फुटबॉल में एक सडन डेथ का केस हो गया, राइट, या पेनाल्टी शूट्स के केस हो गए। तो हमें ये डिसाइड करना है, एज ए कैप्टन ये डिसाइड करना है कि भाई कौन ऐसा प्लेयर होगा जो सबसे बेस्ट गोल मार लेता होगा, उसे पहले लेके आओ, उसे पहले निकालो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दिस इज अ क्विक डिसीजन मेकिंग। This is alertness of mind that who is the person who is able to save the goal, either goalkeeper, or who is the person who is able to shoot the goal। तो हम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं। ऐसे ही क्रिकेट में होता है कि अगर मान लो सुपर ओवर की कंडीशन फंस गई या मैच ऐसा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में फंस गया, आप समझ में नहीं आ रहा है स्पिन बॉलिंग कराएं कि फास्ट कराएं, बैट्समैन कैसा है, रन कहाँ बन रहे हैं, कहाँ नहीं बन रहे हैं, उस चीज़ को एनालाइज कर रहा है एक लीडर, राइट। और उसी के साथ उस दिमाग को कौन इस्तेमाल कर रहा है? वो एक प्लेयर जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है एज अ बॉलर। तो वो कैप्टन के साथ अपना दिमाग यूज करता है कि भाई हमें इन्हें कैसी बॉल डालनी है और कैसे रन को कम से कम रोकना है। बैट्समैन का दिमाग ये चलता है कि भाई स्ट्राइक चेंज करके उस बैट्समैन को चांस दो जो ज़्यादा रन स्कोर कर सकता है। तो हर तरीके के लोग हैं और अपना हर तरीके का दिमाग इस्तेमाल करना जानते हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर फ्रॉम द लिटिल एज दे आर एक्टिव एंड देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ग्रोइंग डे बाई डे। तो वो अब ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो दिमाग लगाना सीख गए। This is why sports and physical education helps in developing the psychological part। चले भाई आगे नेक्स्ट आ जाए, that is social development। सोशल की जब हम बात करते हैं it relates to the society। ठीक है, सोसाइटी को अगर हम कहें तो क्या कहते हैं? It interacts with others, build relationship, understand the social rules and conditions, social norms, communication, teamwork, empathy, sympathy, right? बहुत सारे वर्ड्स हैं, अभी और भी आएंगे। brotherhood, solidarity, fraternity, these all are the words that comes under the social development। समाज से जुड़ा हुआ, या अगर हम यूं कह लें कि हमें अपने बिहेवियर और एटीट्यूड से जुड़ी बात करनी है, बिहेवियर और एटीट्यूड। इट शुड बी familiar with the people those who are interacting with us, or maybe I am interacting to someone else। तो जिस तरह से हम लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, उतना हमारा सोशल डेवलपमेंट और अच्छा होता जाएगा। ये कब पॉसिबल है? when we are actively participating in different games and activities, different sports, when we are meeting the other people, that means कि अगर सपोज स्कूल से हैं तो हम दूसरे स्कूल जा करके बच्चों से मिल रहे हैं, राइट। एक स्कूल है बहुत बड़ा है जिसमें 4-5 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरी क्लास को जानते ही नहीं। एक मीट हुई, एक एथलेटिक मीट हुई, उसमें एक हाउस की टीम बन गई, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस। अब टीम में लोगों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया, ये बेसिक लेवल है। तो यहाँ पे हमारी सोशल क्वालिटी बन गई कि यस यू आर फ्रॉम 11th, आई एम फ्रॉम क्लास 10th, यू आर फ्रॉम क्लास 9, नाउ वी आर इन अ ग्रीन हाउस और अ ब्लू हाउस, नाउ वी आर गोइंग टू यूनाइट। ये टीम स्पिरिट है, दैट टीम स्पिरिट इज कॉल्ड एज अ सोशल क्वालिटी। सेम इसी तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है, एक जोन की टीम बनती है, एक स्टेट की टीम बनती है, और उस स्टेट में कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे होते हैं। तो ये हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है कि अगर लोगों से अच्छा है तो हम बहुत अच्छा आगे जाएंगे, और अगर नहीं है तो लोग हमें खुद बाहर कर देंगे। भाई क्यों? क्योंकि हमारा बिहेवियर नहीं अच्छा है, हमारी सोशल नॉर्म्स नहीं अच्छे हैं। तो दीज सोशल नॉर्म्स टू बी डेवलप्ड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अमंग यू ऑल। आप सब के लिए है। आप चाहे स्पोर्ट्स खेल रहे हो चाहे ना खेल रहे हो, लेकिन आपको कम से कम इन्हें सीखना और समझना
बहुत ज़रूरी है। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि आजकल अपने देश में चल रहा है, द डिस्क्रिमिनेशन अमंग द डिफरेंट कास्ट ऑफ द पीपल। और हमारे देश के लोग दूसरे देश के लोगों से भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, काला है, गोरा है, वो बहुत लंबा है, हम बहुत छोटे हैं, या हम बहुत बड़े हैं, वो बहुत छोटा है, राइट। हर तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। दीज डिस्क्रिमिनेशंस शुड बी अवॉइडेड टू लिव इन अ सोसाइटी एंड टू लिव फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड हैप्पीली। अगर अच्छा रहना है, सुकून से रहना है, तो भाई डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना पड़ेगा। जब आप ये डिस्क्रिमिनेशन को दूर रखोगे, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम्स, बिलीव्स, तो आप अच्छी लाइफस्टाइल जिंदगी भर अच्छी गुजार सकते हो, वरना मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज व्हाई स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर सोशल क्वालिटीज, राइट। तो देखो क्या फायदे देता है, कम्युनिकेशन स्किल में फायदा मिलता है, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, वी आर मेकिंग गुड फ्रेंड्स, वी आर बॉन्डिंग विद लाइक अ फैमिली, we share each and everything with the other people from other countries, from other caste, color and religion. Social rules सीखते हैं, learning values like honesty, fairness and kindness, this is all comes under social qualities. Self identity, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी तक के हम क्या थे, खराब थे कि अच्छे थे, अच्छे हैं तो और अच्छा बनना है, खराब थे तो अच्छे बनने की कोशिश करना है। तो this is feeling part of a group like family, school और a team, right? So this is all about social development. चलिए भाई लास्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस की अगर हम बात करते हैं तो इमोशन वर्ड सेज एज द फीलिंग्स। यहाँ इमोशन का क्या मतलब है भाई? इमोशन का मतलब होता है हमारी फीलिंग्स क्या है। When we people are participating in different sports and activities, different games, or we are moving to learn the experiences from one place to another, we definitely develop our emotions, we definitely control our emotions, right? वो emotions क्या हैं? These emotions are jealousy, hate, fear, distress, anger, wonder, lust, love, loneliness, hope, right? ये सारे हमारे क्या है? These all are the emotions that we are able to control in different situations. ये कैसे develop होता है? Suppose the people are playing in a match or a team is playing. Sometimes the umpire has given a wrong decision which should be in our favor, वो चला गया दूसरे के फेवर में। किसी के अगेंस्ट होना चाहिए था लेकिन चला गया फेवर में। ऐसी सिचुएशन आ जाती है, नॉर्मल है। कभी कभी नोनफुली होता है ऑफिशियल्स के थ्रू, कभी कभी अननोनफुली हो जाता है, लेकिन उसमें हमें अपना टेम्पर लूज नहीं करना। टेम्पर इज लाइक इमोशन, अ फीलिंग। वी शुड नॉट लूज आवर इमोशंस, वी शुड नॉट लूज आवर होप, राइट, ऑल द अदर इमोशंस इन द पर्टिकुलर मैच और इन एनीवेयर एल्स। ये हमें क्या सिखा रहा है कि अगर आपने अपना इमोशन खो दिया, अपनी फीलिंग्स लॉस्ट कर गए और आप किसी भी हद तक चले गए मैच के चक्कर में, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि भाई आप एक छोटे से मैच को लेकर के कंट्रोलेबल नहीं हो। सो यू नीड टू कंट्रोल व्हाट योर इमोशंस। हार रहे हैं, मैच फेवर में किसी और के जा रहा है, हमारे फेवर में नहीं जा रहा, जो डिसीजन है वो गलत हो रहे हैं, हमारे लिए नहीं हो रहे, उनके लिए फायदे हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, स्किप इट, गॉड इज सीइंग एवरीथिंग। तो फॉर दैट यू नीड टू स्किप। समटाइम्स यू नीड टू इग्नोर, समटाइम्स यू नीड टू टॉलरेट the situations that is happening in your life, either it is a particular match for yourself in your local society or in your school or institution or in your colleges and universities or somewhere else. क्यों? क्योंकि यही चीज़ें आपको सिखा रही है कि कभी कभी ज़िंदगी में आपकी चीज़ें फेवर में नहीं होंगी, तो भाई उसे कंट्रोल करना है। होता है ना, कभी किसी के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनकी लाइफ से चले जाते हैं, बच्चे छोटे हैं या थोड़े से ऐसी स्टेज में आए जहाँ बच्चों ने अपने आप को संभालना शुरू किया और पेरेंट्स गुजर गए या ग्रैंड पेरेंट्स गुजर गए, तो उनके अंदर वो इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते। उसी गम को वो लिए बैठे रहते हैं और महीनों तक या कहो सालों तक वो उस चीज़ को लिए बैठे रहे। आजकल के टाइम पीरियड में अगर मैं एडोलेसेंस की बात करूँ, जो मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी, द पीपल आर बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप विद द अदर्स। मीन्स गर्ल्स आर अट्रैक्टिंग विद द बॉयज, बॉयज आर अट्रैक्टिंग विद द गर्ल्स, ऑपोजिट जेंडर्स आर अट्रैक्टिंग। In that case, some people are having good feelings and emotions with each other. वो छोड़ के चले गए भाई और दुखी हो गए। अरे भाई क्यों दुखी हो गए? तो चले गए, उन्हें जाने तो दूसरा आएगा, लाइन लगी है लोगों की, चाहे वो लड़कों के लिए हो चाहे लड़कियों के लिए हो।
ये चीज़ें कब सीखते हैं लोग? जब वो स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में ऑप्ट कर चुके होते हैं। आपको बहुत कॉमन से एग्जांपल्स अपने इंडियन टीम के देता हूँ। हार्दिक पांड्या ले लो, ठीक है, मोहम्मद शमी ले लो, और ऐसे तमाम कितने खिलाड़ी हैं। उनकी लाइफ से लोग चले गए, यानी कि उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स उनके पास से चली गई, दे हैव लॉस्ट, बट देन टू दे आर ऑन देयर स्पिरिट, दे आर प्लेइंग फॉर देयर टीम इंडिया। ये मैं सिर्फ 2 एग्जांपल लिया हूँ अपनी टीम इंडिया के क्रिकेट के, ऐसे हजारों एग्जांपल्स होंगे। तो ये इमोशंस हमें कौन सिखा रहा है, कहाँ सीखने को मिल रहा है? इट इज़ विद द हेल्प ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर हम यही खेलते रहे, सीखते रहे, तो हम अपने इमोशंस पे काबू करना सीख लेंगे। और अगर नहीं स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो हमारा इमोशंस पे कंट्रोल जल्दी नहीं हो पाता। दैट इज वाई इफ एन इंडिविजुअल डजंट हैव प्रॉपर एप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर दीज इमोशंस, इनकी बात हो रही है, ही शी बिकम्स एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल। बीमार हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, साइको हो जाते हैं, ठीक है, हंस रहे हैं तो हंसते रहते हैं, रो रहे हैं तो बेचारे रोते रहते हैं। तो दैट इज वाई these are becoming abnormal and uncontrollable because they are not regular in sports. So हमारे लिए स्पोर्ट्स हमें बहुत फायदे देता है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स कवर अप हो गए हैं रिलेट्स टू ऑल द फिजिकल एजुकेशन चैप्टर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंसेस। आई होप कि आपको बहुत सारी इससे नॉलेज मिल चुकी होगी और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम अब आगे चल के इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के ही आगे के कुछ चैप्टर्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक रिलेट्स टू द फिजिकल एजुकेशन विद इट्स मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन जो मैं अगली वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, दैट इज रिलेट्स टू चैप्टर नंबर 3 बॉडी टाइप्स। Till then, share my channel, subscribe it, like it, and keep touch with me for such coming updates on the topics. Thank you.